हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विथ एजी सर क्लास में। लाइव आ जाएं आप लोग। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जीएसजीके के, जो आप सबके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बैंक, एसएससी, रेलवे और एएनएम, जीएनएम, स्टाफ नर्स, ये सब कॉमन पूछे जाते हैं जीएस में। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। आप लोग लाइव आ जाएं, कमेंट कर दें एक बार ताकि हम सेशन में आगे बढ़ें। सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तुरंत आप लोग लाइव आएँ, कमेंट कर दें। और आप सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है? आज 4th डे हमारा 3 वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुका है चैनल पे। तो जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा पहले वाले, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। तुरंत आप लोग कमेंट कर दें। तुरंत आप लोग शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को करें सब्सक्राइब। तुरंत आप लोग कमेंट करें ताकि हम आगे बढ़ें। प्रश्नों की संख्या रोज की तरह 25 है। मिक्स प्रश्न हैं सारे जीएस के। तुरंत आप लोग लाइव आ जाएं। वंदना गौतम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग वंदना जी। कीर्ति, थैंक यू कीर्ति जी, गुड इवनिंग आपको भी। प्राची रानी सर, बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। आप लोग पढ़ाई सही से करते रहिए और कंटिन्यूटी बना के रखिए। कंटिन्यू रहिए हमेशा पढ़ाई में, ब्रेक नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि कंटिन्यूटी सबसे बड़ी चीज़ होती है। रिवीजन और कंटिन्यूटी एक मूल मंत्र है सफलता का, दोनों होना बहुत ज़रूरी है। सर्वेश वर्मा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर्वेश जी। दीपिका कश्यप, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दीपिका जी। सीमा कुमारी, गुड इवनिंग। दीपा पटेल, गुड इवनिंग। अनामिका मिश्रा, गुड इवनिंग। सबको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एंड थैंक यू सो मच। आप अपना बहुकीमती समय निकाल के हमारा वीडियो देखने आते हैं और हम भी पूरा टाइम आपकी ये क्वेश्चन बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं ताकि आपको अच्छा से अच्छा हम दे सकें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पूनम वाजपेयी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पूनम जी। प्रमीला, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्रमीला जी। एसके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। श्वेता कुमारी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग श्वेता जी। प्रियंका जी, गुड इवनिंग। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में वर्तमान समय में कुल कितने हाईकोर्ट हैं, उच्च न्यायालय हैं? तुरंत आप लोग आंसर करें। हाईकोर्ट की संख्या कितनी है पूरे भारत में? 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं इस समय भारत में। जरूरी नहीं है कि एक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय हो, एक से अधिक राज्यों के लिए भी उच्च न्यायालय हो सकता है, कॉमन उच्च न्यायालय। तुरंत आप लोग आंसर करें। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तुरंत आप लोग आंसर करें, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को करें सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर भी कर दिए तुरंत, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तुरंत आप लोग आंसर करें। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? सबसे ऊपर है उच्चतम न्यायालय, उसके नीचे आते हैं उच्च न्यायालय, और उसके नीचे आते हैं सेशन न्यायालय, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिन्हें कहते हैं हम। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 25, ठीक है। 25 उच्च न्यायालय इस समय पूरे भारत में कार्यरत हैं, ठीक है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और सबसे बड़ा जो हाई कोर्ट है वो है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है, बाकी सभी भी उच्च न्यायालयों से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, ऑलरेडी इसका आंसर बता चुके हैं हम पहले दिन ही। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? हमने बताया था ये उच्च सदन है, 1/3 सीटें प्रति 2 वर्ष पे खाली होती हैं। तुरंत आप लोग आंसर करें। हम पहले ही बता चुके हैं राज्यसभा के बारे में, अस्थायी सदन है, ये भंग नहीं होता, जबकि लोकसभा भंग हो जाता है। सदस्यों की संख्या इसके 250 है, बताया था हमने। तुरंत आप लोग आंसर करें। तुरंत आप लोग आंसर कर दें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तुरंत आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आंसर करिए तुरंत। कितने दिन का होता है? गलत नहीं होना चाहिए। अनुराधा राय, इलाहाबाद में कितने न्यायाधीश हैं?
अनुराधा जी, इस समय इलाहाबाद में 160 न्यायाधीश हैं, 160 न्यायाधीश हैं, जिसमें से 76 न्यायाधीश परमानेंट हैं और बाकी 84 न्यायाधीश जो हैं वो एडिशनल हैं। ठीक है, ये अस्थायी नहीं है। परमानेंट न्यायाधीशों की संख्या 76 है और सुप्रीम कोर्ट में 33 प्लस एक मुख्य न्यायाधीश बराबर 34। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाफमैन कप किसके खेल से संबंधित है? हाफमैन कप किस खेल से संबंधित है? आंसर करें आप लोग, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाफमैन कप किस खेल से संबंधित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक महिला खिलाड़ी है इस खेल से संबंधित, काफी प्रमुखता हासिल करी है उन्होंने वैश्विक स्तर पे। वही खेल है, कौन सा खेल है वो तुरंत आंसर करें। हाफमैन कप किस खेल से संबंधित है? वैश्विक स्तर पे उन्होंने नाम रोशन किया है भारत का। हाफमैन कप किस खेल से संबंधित है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्लू हमने दिया था, आंसर आपने कर दिया। काफी लोगों ने सही आंसर किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। सानिया मिर्जा के बारे में हम बात कर रहे थे। हाफमैन कप टेनिस से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही आसान प्रश्न है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तुरंत आप लोग आंसर करें, हिस्ट्री का प्रश्न है। कोई भी डाउट है आप हमें पूछ सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन है आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। तुरंत आप लोग आंसर करें। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तीसरे शासक थे, मुगल काल के तीसरे शासक थे। कौन सा तीसरा शासक बता दे तुरंत। फतेहपुर सीकरी का निर्माण उसने ही करवाया था। तुरंत आप लोग आंसर करें। और काफी लोग सही आंसर कर रहे हैं, लगभग सभी के सभी सही आंसर कर दें और कर भी रहे हैं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अकबर। तीसरा शासक, पहले बाबर, फिर हुमायूं और फिर नंबर आता है अकबर का। इनके बाद थे जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर आते हैं औरंगजेब। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फतेहपुर सीकरी का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? कई बार पूछा गया ये प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छोटे एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है। एएनएम हो, जीएनएम हो, स्टाफ नर्स हो, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कॉमन प्रश्न पूछे जाते हैं ये। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? तुरंत आप लोग आंसर करें। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन थे? निशा राजपूत, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग निशा जी, सभी लोग आंसर कर दें। थैंक यू आयुष जी, थैंक यू सो मच। तुरंत आप लोग आंसर कर दें। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंसूर। ठीक है, जहांगीर के दरबार में मंसूर थे जो पक्षियों के चित्र को बनाते थे। याद रखिएगा, मंसूर थे जहांगीर के दरबार में जो पक्षियों के चित्र बनाने के लिए मशहूर थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथे शासक थे जहांगीर मुगल काल के। ठीक है, अकबर के बाद के शासक थे जहांगीर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रजिया सुल्तान का नाम इन्हीं के बाद जुड़ा हुआ है। ठीक है, रजिया सुल्तान का नाम इन्हीं के बाद जुड़ा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। टीबी रोग की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? टीबी रोग के रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तुरंत आंसर करें। माला यादव, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग माला जी। मनोरमा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मनोरमा जी। और बार बार हम आपसे कहते हैं कि रिवीजन करते रहिए, या तो क्लास लेते वक्त यानी कि अभी शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए जिसका बाद में आपको रिवीजन करना है, या फिर वीडियो को आपको 2-1 बार देख के रिवीजन करना है। लेकिन रिवीजन करना ही करना है, क्योंकि विदाउट रिवीजन चीजों को आप भूल जाते हैं। और भूलने से बचने के लिए जरूरी है कि कम से कम हफ्ते में 10 दिन में 1 बार रिवीजन करें। जब पहली बार आप पढ़ते हैं तो किसी चीज को पढ़ने में ज्यादा समय लगता है, उसके बाद के टाइम में आधा से भी कम समय लगता है रिवीजन करने में। ठीक है, और इसका
राइट आंसर है ऑप्शन डी, बीसीजी। ठीक है, बीसीजी का टीका लगता है। टीबी रोग की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? आंसर करें आप लोग। प्लासी के युद्ध के समय 1757 में प्लासी का युद्ध हो रहा है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तुरंत आंसर करें आप लोग। हैदराबाद के निजाम और बंगाल के शासक और साथ में सिराजुद्दौला, इन लोगों ने मिलकर लड़ा था प्लासी का युद्ध। लेकिन धोखे से इसमें इन तीनों की जो त्रिगुट था, इनकी हार हुई थी, अंग्रेजों की जीत हुई थी, क्योंकि ये धोखे से हुआ था। तुरंत आप लोग आंसर करें, कौन था बंगाल का नवाब? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला। अभी मैंने बताया अवध के नवाब सिराजुद्दौला और साथ में मुगल शासक, तीनों ने सामूहिक रूप से यह युद्ध लड़ा था। लेकिन इसमें धोखे से अंग्रेजों की जीत हो गई थी, क्योंकि इनके सैनिक बिना लड़े ही वापस चले गए थे। इन तीनों के त्रिगुट जो थे सैनिक, ये बिना लड़े वापस चले गए थे, क्योंकि अंग्रेजों से इनके जो सेनापति थे वो मिल चुके थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तुरंत आंसर करें, तुरंत आंसर कर दें आप लोग। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए फेमस है? तुरंत आप लोग आंसर करें। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा गया ये। तुरंत आप लोग आंसर करें। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? आंसर कर दें तुरंत आप लोग। केरल राज्य में है ये, केरल राज्य में है। किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाथी के लिए। ठीक है, हाथी के लिए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, केरल राज्य में स्थित है और ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई बात नहीं अंजना जी, लेट हो गई, कोई बात नहीं। राहुल तिवारी सर मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़े? राहुल जी एक्चुअली सबका कमेंट हम नहीं पढ़ पाते, आई एम सॉरी इसके लिए। कोशिश करते हैं कि हम पढ़ लें, जो भी दिखता है वो मैं पढ़ लेता हूं। आई एम सॉरी राहुल जी, या फिर जिनको भी लग रहा है कि हम उनका नहीं पढ़े उनसे आई एम सॉरी, क्योंकि आपका ही टाइम बचाने के लिए हम ऐसा नहीं करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तुरंत आप लोग आंसर करें। वाटरफॉल, गरसोप्पा वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तुरंत आंसर करें आप लोग। एंड थैंक यू सो मच, आप आते हैं, अपना इतना टाइम देते हैं, हमारे साथ बने रहते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। जितनी भी हम तारीफ करें वो कम है। हम भी पूरा दिन आपका वेट करते रहते हैं। हमारी क्लास होगी 8 बजे 9 बजे, हम भी पूरा प्रिपरेशन करते हैं, अपनी भी पढ़ाई करते हैं, साथ में आप लोगों की क्वेश्चन भी प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि आपका भी समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो बेकार ना जाए, इसलिए सारा कुछ ध्यान से बनाना पड़ता है। गरसोप्पा वाटरफॉल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में स्थित है गरसोप्पा, गरसोप्पा जलप्रपात। याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है गरसोप्पा जलप्रपात, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य का शरीर में इंसुलिन का स्राव कहां से होता है? मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव कहां से होता है? तुरंत आप लोग आंसर कर दें। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव कहां से होता है? काफी आंसर अच्छा कर रहे हैं आप लोग, हर रोज की तरह। पहली क्लास को हम छोड़ दें तो बाकी के परफॉर्मेंस आपके काफी अच्छे हैं, सबके अच्छे हो रहे हैं। तुरंत आप लोग आंसर करें। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव कहां से होता है? आंसर करें आप लोग। आंसर आने लगे, काफी अच्छे आंसर आ रहे हैं, सबके के सबके सही आंसर आ रहे हैं। इसकी तैयारी सबने कर रखी है, सबके आंसर सही आ रहे हैं। एक आध को छोड़ दें, एक आध तो सब में गलत हो जाते हैं, किसी का भी हो सकता है। दिव्या सौरभ पेनक्रियाज, और बिल्कुल राइट आंसर।
मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है, ठीक है, पैनक्रियाज से ही होता है। ये हाल फिलहाल में पूछा गया प्रश्न है, यूपीपीसीएस में भी ये पूछा जा चुका है, ठीक है, यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है। हालांकि छोटे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी यूपीपीसीएस में भी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव अग्नाशय यानी पैनक्रियाज से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तुरंत आप लोग आंसर करें। इसमें से एक नदी तो गुजरात में बहती ही नहीं है, तुरंत आप लोग आंसर कर दें। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? सरोवर बांध नर्मदा नदी पे बनाया गया है, जिसको लेके काफी विवाद है। वहां के लोग नहीं चाहते कि यहां पे बांध बने। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण की गंगा भी इसे कहते हैं। तुरंत आप लोग आंसर करें। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तुरंत आंसर कर दें आप लोग, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आंसर आने लगे, काफी सही आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नर्मदा नदी को, ठीक है। नर्मदा नदी को ही गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नर्मदा नदी, नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं, यानी पश्चिम की तरफ गिरती हैं। बाकी जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, गंगा, यमुना, ये सारी नदियां बंगाल के खाड़ी में जाके गिरती हैं, ठीक है। लेकिन ये यहां पे जो नदियां दी गई, इनमें से 3 नदी अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहां से भी पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो याद रखिएगा, ताप्ती, साबरमती और नर्मदा, ये तीनों नदियां जाके गिरती हैं अरब सागर में। बाकी गोदावरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? यानी कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो पार्लियामेंट का मेंबर यानी कि संसद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? आंसर करें आप लोग। निम्न में से कौन? वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर गवर्नर? तुरंत आंसर करें। उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या फिर राज्यपाल? आंसर कर दें। और प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों में। निम्न में से कौन सा एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है? आंसर करें। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आंसर कर दें आप लोग। हमेशा आप लोग 8 बजे हमारी क्लास होती है जीएसजीके की, 9 बजे होती है सर की मिडवाइफरी की। और आप हमारे चैनल पे पहले की वीडियो भी देख सकते हैं, पहले की भी इकोनॉमी के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारे वीडियो पड़े हुए हैं, कंप्लीट वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। इवन कई सारे लाइव क्लासेस के भी वीडियो हैं जो हमने बोर्ड पे पढ़ाए हैं। और करेंट अफेयर्स रेगुलर हमारे डाले जाते हैं, ठीक है। करेंट अफेयर्स रोज का हमारे चैनल पे पड़ता है, आप करेंट अफेयर्स भी देख लिया करें, ठीक है। क्योंकि आपके हो सकता है 2, 4, 5 प्रश्न करेंट अफेयर्स के भी आएंगे एएनएम जीएनएम में। और बाकी एसएससी, बैंक, रेलवे वाले तो करेंट अफेयर्स रोज देखे ही देखे, क्योंकि उनके प्रश्न तो बनते ही है वहां से, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये व्यक्ति संसद के या पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं करते, ठीक है। मतदान ये नहीं करते हैं, बस पार्लियामेंट के मेंबर ही मतदान करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तुरंत आंसर करें। और इसका आंसर तो काफी लोगों के सही आने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों में से मैक्सिमम लोग एएनएम जीएनएम के भी हैं, स्टाफ नर्स के भी। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तुरंत आप लोग आंसर करें। सपना गुप्ता सर, आज का करेंट अफेयर्स नहीं आया है। ओके सपना जी, एक बार हम चेक करते हैं। एक्चुअली करेंट अफेयर्स किसी और के द्वारा, एक दूसरे सर है उनके द्वारा डाला जाता है। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, चेक करवा लेते हैं हम एक बार।
मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तुरंत आंसर कर दें आप लोग, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। ठीक है, वीडियो को भी लाइक करना कभी ना भूलें। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? आप में से 150 से 200 लोग आते हैं और लाइक्स 150 भी नहीं पहुंचता। अगर सभी लोग लाइक करेंगे तो कम से कम आपकी संख्या जितना तो पहुंच ही जाएगा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्लीहा। प्लीहा मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। याद रखिएगा, मानव शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा को कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी यानी कि ड्रेनेज एरिया जिसका सबसे चौड़ा हो वो कौन सी नदी है? तुरंत आप लोग आंसर करें। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तुरंत आप लोग आंसर कर दें। इसमें से एक नदी आउट ऑफ इंडिया से निकलती है, बाकी 3 नदियां भारत की ही हैं। बाकी ब्रह्मपुत्र नदी ये आपकी निकलती है तिब्बत के पास से। तुरंत आप लोग आंसर करें, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? आंसर आपके काफी अच्छे आ रहे हैं आज के 3-4 दिन से आप लोग काफी अच्छा आंसर कर रहे हैं। आप कोई भी सुझाव लेना चाहते हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं, डेफिनेटली पूछ सकते हैं बिना कुछ सोचे। और आप हमारे टेलीग्राम पे हमें मैसेज भी कर सकते हैं, वहां से भी कोई जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे टारगेट विथ अजय सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करें। जिस भी सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको चाहिए वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी है। अरुणाचल प्रदेश से ये भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से ये भारत में प्रवेश करती है और गंगा के साथ मिलकर ये गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, और एक इसका चला जाता है बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में भी ये जाके गिरती है। ठीक है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा के साथ ये मिल जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? तुरंत आप लोग आंसर करें। शिवानी तिवारी 150 से भी ज्यादा लाइक कर दें अभी। जी बिल्कुल कर दें आप लोग, और अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं प्रभात जी, गलत हो गया, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। तुरंत आप लोग आंसर करें, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? तुरंत आप लोग आंसर करें, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तुरंत आप लोग आंसर कर दें। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? और काफी लोगों के सही आंसर आए हैं, लेकिन कुछ एक के आंसर इसमें गलत भी हुए हैं। ठीक है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 मई। ठीक है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? मजदूरों को अवेयर करना। ठीक है, उनके खिलाफ जो शोषण हो रहे हैं उसके प्रति उन्हें जागरूक करना, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तुरंत आप लोग आंसर करें। पेनिसिलिन की खोज किसने किया? प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और पहली बार विजिट किए तो कर लें सब्सक्राइब, और काफी लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, उनको थैंक यू सो मच। आप में से अधिकतर लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, उनको थैंक यू सो मच। सुनीता सर ये एनएम का सिलेबस नहीं है। जी बिल्कुल इसमें है, एनएम के बिल्कुल हैं, ये आप लोगों के लेवल के ही हैं। इसमें सब कुछ देख के बनाया गया है, कुछ भी आपके बाहर का नहीं है, इसलिए हमने एकदम आपके लेवल का इसमें रखा हुआ है, बिल्कुल आपके लेवल का जीएस रखा हुआ है। अगर आपके लेवल का, आपके सिलेबस का नहीं होता तो जीएस हम और ज्यादा थोड़ा सा टफ लिए होते, लेकिन ये बेसिक प्रश्न है जो आप में पूछे जाते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तुरंत आप लोग आंसर करें, और आंसर आने लगे हैं। इसका राइट आंसर भी है ऑप्शन ए, और आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने ए आंसर को क्लिक किया है। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट, ए फ्लेमिंग, इन्होंने ही खोज की थी पेनिसिलिन की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, सबको आंसर पता होगा इसका।
प्रियंका यादव, सर एएनएम की वैकेंसी में क्या जीएस और जीके आएगा? जी बिल्कुल आएगा प्रियंका जी, जी बिल्कुल आएगा, तभी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल आने वाले हैं। एकदम आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं आएगा, नहीं आएगा तो हम भी नहीं पढ़ा रहे होते। पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तुरंत आप लोग आंसर करें। अमृता, थैंक यू अमृता जी, थैंक यू सो मच। पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तुरंत आप लोग आंसर कर दें। और काफी लोगों के सही आंसर, लगभग सभी के सही आंसर आ रहे हैं, अभी तक किसी ने भी गलत आंसर नहीं किया है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र, पीलिया रोग में शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हैजा रोग किसके कारण होता है? हैजा रोग किसके कारण होता है? तुरंत आप लोग आंसर करें। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फिर फंगस? हैजा रोग किसके कारण होता है? बंटी कुमार जी बिल्कुल, बंटी जी आता है जिक्के, एनडीए में प्रॉपर आते हैं जिक्के। माला यादव, सर ये एनएम से रिलेटेड क्वेश्चन है। जी बिल्कुल माला जी, एनएम से रिलेटेड क्वेश्चन है। जी बिल्कुल लक्ष्मी जी, जरूर करा देंगे जी, बिल्कुल सिलेबस में हम करवा देंगे। तुरंत आप लोग आंसर करें। क्या कह रहे हैं प्रभात जी आप? हैजा रोग किसके कारण होता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जीवाणु के कारण। ठीक है, जीवाणु के कारण हैजा रोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है? संविधान के किस आर्टिकल का संबंध संविधान संशोधन से है? तुरंत आप लोग आंसर करें। यानी किस आर्टिकल के तहत संविधान संशोधन किए जाते हैं? तुरंत आप लोग आंसर करें इसका। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस आर्टिकल के द्वारा होता है? यानी कि अभी जो आरटीई, राइट टू एजुकेशन लागू हुआ, अभी 370 जो हटा दिया गया जम्मू कश्मीर से, या फिर 3 तलाक बैन किए गए, ये कई सारी चीजें हैं। तो इनका आधार क्या है? किस आधार पे ये सारे संशोधन हो रहे हैं, ये आपको बताने हैं। तुरंत आंसर करें। आंसर आने लगे हैं, सभी लोग आंसर कर दें। कोई बात नहीं नीतू जी, गलत होता है जी। लीवर बेसिकली नहीं, सेकेंडरी रूप से होता है। पहले ब्लड के वजह से ही, ब्लड जब प्रभावित, जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम, इसके प्रभावित होने के कारण ही लीवर इफेक्टिव होता है। जो प्राइमरी स्टेज होता है वो नर्वस सिस्टम का ही होता है। ठीक है, तो आपको लीवर नहीं लगाना है, लीवर इसका सेकेंडरी पार्ट है। ठीक है सीमा जी, सेकेंडरी पार्ट है। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है? और आपके आंसर आ भी चुके हैं, काफी लोगों ने सही आंसर भी किया है। और इसका राइट आंसर भी है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये जितने भी चेंजिंग हुए हैं हाल फिलहाल में, ये सारे आर्टिकल 368 के तहत ही हुए हैं। यही अधिकार देता है संशोधन करने का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? थैंक यू मालती जी, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं माला जी, गलत होते हैं, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर 10 में से 2-1 गलत आपके हो गए, कोई बात नहीं है, गलत होते हैं सर के, कोई बात नहीं मालती जी, कोई दिक्कत नहीं है। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइल सॉइल या फिर जलोढ़ मिट्टी? तुरंत आप लोग आंसर करें। चाय की खेती के लिए जिसमें बढ़िया से चाय को उगाया जा सके, तुरंत आप लोग आंसर करें। चाय की खेती के लिए उपयुक्त सॉइल कौन सी है? और आपके आंसर भी काफी। बंटी कुमार, टाइम टेबल क्या है? जी बंटी जी, 8 बजे जीएस और जीके होता है, और 9 बजे आपके मिडवाइफरी की क्लास, और सुबह आपका करंट अफेयर्स मिल जाएगा पर डे। और ऑलरेडी हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जहां से आप देख सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के अनुसार। तुरंत आप लोग आंसर करें। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? और लगभग
काफी लोग सही आंसर कर रहे हैं, काफी लोग सही आंसर कर रहे हैं, लेकिन गलत इसमें ज्यादा हो रहा है, गलत ज्यादा लोगों का हो रहा है, सही से ज्यादा गलत हो रहा है। याद रखिएगा, साउथ इंडिया के कर्नाटक से लेके तमिलनाडु, कर्नाटक से लेते हुए ये आपके पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग तक ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में नॉर्मल फसल का उत्पादन बहुत कम होता है, लेकिन चाय की खेती के लिए बहुत अच्छी मिट्टी होती है ये। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है, ठीक है। ये तमिलनाडु कर्नाटक के सीमा पे पाई जाती है और ये पतला होते हुए ये आपके दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल तक पाई जाती है, सिक्किम के बगल में, ठीक है। सर्वाधिक चाय का उत्पादन दार्जिलिंग में ही होता है, ठीक है, वो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ यानी 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तुरंत आप लोग आंसर करें। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था, 1885 में ए.यू. ह्यूम ने किया था इसका गठन, और गठन इसलिए हुआ था कि जितने भी लोग भारत में अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे उनको कांग्रेस में कुछ पद देके शांत किया जा सके, यानी संतुष्टि के लिए इसका गठन किया गया था। लेकिन बाद में सबसे बड़ा विरोध के कारण ही कांग्रेस बन गई और भारत को आजाद कराने में कांग्रेस ने अहम भूमिका निभाई, ठीक है। क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता में भूमिका तो जन सामान्य का भी काफी रहा है, लेकिन कांग्रेस ने एक सिस्टमैटिक तरीके से आजादी की मांग को रखी थी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेवी कृपलानी। जेवी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत आजाद हुआ था, और ये लगभग 1945 से लेके 50 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। लगभग 5 साल ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की 22 राजकीय भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? जी बिल्कुल हो जाएगा सुखविंदर जी, एक बार हम चेक कर लेंगे उसका डिटेल, फिर आपको हम बता देंगे। आप हमारे टारगेट विद अजय सर टेलीग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं, हम आपको वहां से अलर्ट कर देंगे, या जो भी इंफॉर्मेशन होगा हम आपको बता देंगे। भारत की 22 राजकीय भाषाएं हैं, यानी 22 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। और याद रखिएगा, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है, कोई भी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजकीय भाषा अवश्य है, ठीक है। याद रखिएगा, अंग्रेजी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है। भारत की 22 राजकीय भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? शेड्यूल 7, शेड्यूल 8, शेड्यूल 9 या फिर शेड्यूल 10? किस अनुसूची, किस शेड्यूल में रखा गया है? भारत की 22 राजकीय भाषाओं को किस अनुसूची यानी शेड्यूल में रखा गया है? तुरंत आंसर करें आप लोग। भारत में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, ठीक है। और मान्यता देने का आधार होता है कम से कम 15 से 2000 साल पुरानी कोई भी भाषा हो, किसी से चुराई न गई हो, और उसकी अपनी एक लिपि हो जिसमें वो लिखी जाती हो, ठीक है। ये सारे कुछ होते हैं, तब जाके किसी भी भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। किस शेड्यूल में रखा गया है? और आप लोगों के आंसर काफी सही आ रहे हैं, बिल्कुल काफी लोगों के सही आ रहे हैं। और इसका राइट आंसर भी है ऑप्शन बी, शेड्यूल 8, 8वीं अनुसूची में, ठीक है। जो 22 भाषाएं हैं मान्यता प्राप्त, उनको भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में यानी 8 शेड्यूल में रखा गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आजादी के समय इस पुस्तक ने काफी बढ़िया काम किया। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तुरंत आप लोग आंसर करें। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। महिला उत्थान में काफी रोल अदा किया इन्होंने, जिनकी भी ये पुस्तक है। विधवाओं की स्थिति सुधारने में काफी रोल अदा किया इन्होंने। सती प्रथा को लेकर काफी शोर शराबा इन्होंने किया उसे रोकने के लिए। तुरंत आंसर करें, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तुरंत आप लोग आंसर करें। और काफी अच्छे आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, काफी लोग सही आंसर कर रहे हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें
और वीडियो को लाइक कर दें। और जिन लोगों ने किया है उनको थैंक यू सो मच। और काफी लोग हैं जो ऑलरेडी कर चुके हैं। जी बिल्कुल सुखविंदर जी, आप कर सकते हैं। बिल्कुल जीएस के आपके काम के हैं, सारे आपके लेवल के हैं। जीएस के बिल्कुल आप सही ढंग से करिए। अभी मात्र 4 वीडियो हुए आज, आप रेगुलर इस चीज को पढ़ा करिए। आपका जीएस का जो सेशन है वो यहां से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक बार सिलेबस देख लिया जाएगा और क्या क्या है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो आप जीएस के कंटिन्यू करिए, रोज पढ़ा करिए। ठीक है, कोई भी आप इंक्वायरी हो तो आप हमें टेलीग्राम पे भी लिख सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को लिखा था। ठीक है, और इन्होंने महिला उत्थान में काफी अहम रोल अदा किया। विधवा विवाह को लेके, सती प्रथा को लेके काफी आंदोलन रहित रहे हैं ये, सॉरी आंदोलन किए हुए हैं ये। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है? राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है? ये अंग्रेजों के समय में लागू किया गया था और इसमें यह था कि कोई भी राजा का अगर उसका अपना सगा पुत्र नहीं है तो कोई दूसरा उस राज्य का शासक नहीं बन सकता और वो राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। यह था हड़प नीति। ठीक है, तुरंत आंसर करें। राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है, यानी किसने लागू किया था? तुरंत आप लोग आंसर करें। और 1858 के समय में इसको खत्म कर दिया गया था क्योंकि यह विरोध का भी कारण था। काफी लोग, काफी राजा इसके विरोध कर रहे थे। राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है? तुरंत आंसर करें। आप लोग आंसर आने लगे, काफी अच्छे आंसर आ रहे हैं आज। स्वामी दयानंद जी बिल्कुल, सोनू जी बिल्कुल राइट आंसर था। सीमा जी बिल्कुल आपका भी राइट था, काफी लोगों ने राइट था। सीमा पटेल जी बिल्कुल आपका भी राइट था। तुरंत आप लोग आंसर करें। कोई बात नहीं जी, सीमा यादव जी कोई बात नहीं। राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है? अभी हमने इसके डिटेल बता दिए। कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें टेलीग्राम पे लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें टेलीग्राम पे लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और इसे 1858 में खत्म कर दिया गया था। ठीक है, और राज्य हड़प नीति में हमने बताया था कि ये उस राज्य क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि कोई राजा है, अगर उसका कोई अपना संतान नहीं है तो उसका राज्य जो है वो अंग्रेजों के अधीन आ जाएगा। राज्य की कोई भी सगा संबंधी शासक नहीं बन सकेगा। ठीक है, काफी विरोध किया था राजाओं ने इसको लेके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न, ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तुरंत आप लोग आंसर करें। थैंक यू सो मच उर्मिला जी। जी बिल्कुल मंगल जी, आपका सही था। एंड थैंक यू सो मच जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं हमारे लिए पॉजिटिव, थैंक यू सो मच। जो नेगेटिव कर रहे हैं उनके लिए भी सो मच, हालांकि नेगेटिव कोई भी नहीं कर रहा है। एंड थैंक यू सो मच, एकदम बहुत थैंक यू दिल से। आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम दिन भर आपके लिए काफी टाइम आपके लिए भी निकाल के क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं, ताकि एक भी क्वेश्चन आपके बाहर के भी ना हो, बेकार के भी ना हो। आपका भी समय बहुत ज्यादा कीमती है, अपना सब कुछ छोड़ के आप हमें घंटा भर देते हैं, तो इसका फायदा आपको भी मिलना चाहिए। ठीक है, ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तुरंत आप लोग आंसर करें। आखिरी प्रश्न है सब्लिमेशन, तुरंत आप लोग आंसर करें। दिव्या जी, दिव्या सब्लिमेशन, तुरंत आंसर करें आप लोग। ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं, ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं। काफी लोगों के सही आंसर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच अनुराधा जी, आप लोगों को भी थैंक यू सो मच, आप लोग भी तो अपना टाइम देते हैं। एंड दीपिका जी थैंक यू, आपको भी थैंक यू सो मच। तुरंत आप लोग आंसर करें। थैंक यू दीक्षा जी, थैंक यू सो मच आपको भी। और आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ाई करें, आप सबका सिलेक्शन हो जाए, हमारा भी सिलेक्शन हो जाए, यही भगवान से दुआ है कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जिनको हम पढ़ा रहे हैं, जो लोग भी हमें सपोर्ट करें, सबका सिलेक्शन हो जाए, किसी का भी रुकना नहीं चाहिए, हम सबका सिलेक्शन हो जाए। ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सब्लिमेशन, यानी कि ऊर्ध्वतापन। ठीक है, ऊर्ध्वतापन विधि के द्वारा ठोस से गैस की प्रक्रिया होती है, यानी कोई भी चीज ठोस से गैस में बदल जाता है, इसको सब्लिमेशन अथवा
ऊर्ध्वपातन की क्रिया को कहते हैं। ठीक है, और आप हमारी टेलीग्राम चैनल टारगेट विद अजय सर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे आपके किसी भी वीडियो को आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, और आप चैनल तो आपको पता हो ही गया होगा, टारगेट विद अजय सर। प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में जाते जाते शेयर कर दें। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।